अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। मैं आपका टीचर प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2025 में न्यू बुक आई है, उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे। टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। सैचुरेटेड वर्ड वहां इस्तेमाल होता है इंग्लिश में जहां पर हम किसी भी चीज के बारे में ये बताना हमारा मकसूद हो कि इस चीज के अंदर मजीद गुंजाइश बाकी नहीं है। मसलन एग्जांपल के तौर पर आप लोग अपने दोस्त के घर खाने पे मदऊ हैं, दावत पर जाते हैं। खाना खाने के बाद आपका दोस्त आपसे शरारत करता है कि आपकी जो पसंदीदा डिश है, मतलब कोई स्वीट डिश है, वो खाना के बिल्कुल आखिर में लेकर आता है। तो चूंकि उस वक्त आप खाना खा चुके और खाना भी आपने खूब सेर होकर खाया, तो अब आप कहते हो कि भाई अब इस चीज के लाने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं सैचुरेट हो चुका हूं, मेरा पेट भर चुका है, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। तो सैचुरेट का मतलब होता है किसी चीज की गुंजाइश बाकी ना रहना, बहुत ज्यादा मिकदार में किसी चीज का मौजूद होना सैचुरेशन कहलाता है। सैचुरेट हो जाना, सैचुरेटेड सोल्यूशन का वर्ड भी वहीं से निकला है। देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस की तरफ बाद में आएंगे। पहले हम यहां देखते हैं, हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया और उसमें स्टीरर मौजूद है, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अगर आप क्या करते हो कि अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, पहले पानी लेकर उसमें फॉर एग्जांपल 5 ग्राम शुगर ऐड करनी है। कितनी भाई? 5 ग्राम शुगर ऐड की, स्टीरर से अच्छी तरह से मिक्स किया इसको, वो शुगर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है अभी मजीद 5 ग्राम शुगर और ऐड की हर बार आप 5 ग्राम चीनी ऐड करते जा रहे हैं और उसको डिसॉल्व करते जा रहे हैं अनटिल अनलेस एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास वो शुगर रूम टेम्परेचर पर मजीद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपके पास जो सोल्यूशन है इट बिकम सैचुरेटेड, यानी ये मजीद सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को डिसॉल्व नहीं करेगा। देखिए, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है ना, वाटर यहाँ पर उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी है। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का, वो आपके पास यूं कह लें एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का हो तो वो 100 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ अटैचमेंट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक वक्त ऐसा आएगा कि सॉल्यूट के मजीद पार्टिकल्स में डिसॉल्व नहीं होंगे और ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनेगा, इसमें शुगर कितनी डिसॉल्व होगी, उसके लिए एक छोटा सा आइडिया है आपके लिए कि देखिए, डिफरेंट सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पर वो डिफरेंट होती है। यानी हमारे पास यहां दो सॉल्यूट्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड टेबल शुगर। सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री पर कितना डिसॉल्व होता है? 36 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर लें, उसमें सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम 36 ग्राम डिसॉल्व होता है। जबकि टेबल शुगर जो आम चीनी है, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो 203.9 ग्राम यानी 203.9 ग्राम डिसॉल्व होगी। इसका मतलब है टेबल शुगर की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कितना ज्यादा है। सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम, सॉल्युबिलिटी कम। ये दोनों बातें हमें आप यहां दोनों सॉल्यूट से पता चल रही हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड में और टेबल शुगर में दोनों के कंपैरिजन में यहां पर ये बात सामने है। फिर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाया, वो उसमें याद रखें, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका? उसमें सॉल्यूट बंद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नो मोर सॉल्यूट विल बी सॉल्युबल, मजीद सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो सॉल्यूट क्या होगा? यहां बॉटम में इकट्ठा अकोमुलेट होना, रेजिड्यू की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होकर ये सॉल्यूट पार्टिकल यहां बीकर में नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था वो हो चुका, अब मजीद सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व होगा। वो सेटल डाउन जब सॉल्यूट होना शुरू होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है,
सर ये जो सेटल डाउन सॉल्यूट है इसका क्या करना है, इसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए से सेपरेट कर लेते हैं। इस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, इसमें से जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो इनसॉल्युबल सॉल्यूट है वो सेपरेट हो जाएगा, जबकि आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो उसको सेपरेट करेंगे और आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा। तो बात ये है, हमने यहां पर ना कंपैरिजन लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी क्लास की खास बात होगी। आपको यहां पर टॉपिक अगर उसका कंपैरिजन बनता होगा उस टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो हम जरूर उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो वैसे बुक में देखें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो ऐसे टाइप में लिखा हुआ है जिसको पढ़ने से जरा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या किया, उसको टेबल फॉर्म में ले आए। देखें, सबसे पहले डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मसलन देखें, सॉल्युबिलिटी कितनी होती है सोडियम क्लोराइड की, 36 ग्राम, जबकि अभी आपने सिर्फ 10 ग्राम डिसॉल्व किया, अनसैचुरेटेड होगा। 20 ग्राम डिसॉल्व किया, अनसैचुरेटेड होगा। 40 ग्राम डिसॉल्व किया, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें ये जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा होगा ना, 40 ग्राम में से 36 ग्राम रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाएगा और 4 ग्राम सॉल्यूट विल बी सेटल डाउन। तो इसका मतलब है जब तक आपके पास 36 ग्राम से कम मिकदार होगी हम कहेंगे सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, और जब ये 36 ग्राम डिसॉल्व कर चुका देन बिकम सैचुरेटेड। तो यहां पर हमने लिख दिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, जबकि यहां पर मैक्सिमम सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। एडिशन ऑफ सॉल्यूट की बात करें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड हो सकता है। जैसे भी हमने यहां पर सोडियम क्लोराइड के लिए ये बात की थी कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो यहां से ऐड हो सकता है, मतलब 36 ग्राम मैक्सिमम है। अगर आपने 10 ग्राम ऐड किया तो 26 ग्राम और ऐड होगा, 20 ग्राम ऐड किया तो आपके पास यहां पर 16 ग्राम मजीद सोडियम क्लोराइड ऐड हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में अगर सॉल्यूट आप ऐड करना चाहें वो ऐड तो हो जाएगा लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करने का, क्यों, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम। फिर एक कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल हुआ है, दैट इज इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम कैसे, कहते हैं जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम नहीं होता। यहां पर हम ये क्रॉस लगा देते हैं, इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं है, जबकि यहां पर इक्विलिब्रियम पाया जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो यहां पर आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होकर किस में चले जाते हैं, सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने पर। और जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन में से अलहदा होकर दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, इक्विलिब्रियम। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो रहा है और वापस क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाना। जबकि इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का क्रिस्टलाइज हो जाना हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं जी, रिक्रिस्टलाइजेशन। ये कैसे होता है, देखो इस चीज को यहां पर क्लियर कर लें, समझ लें। बात यह है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया जी, शुगर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। शुगर का एक क्रिस्टल हम यहां कंसीडर करते हैं, ये एक आपके पास चले क्यूबिक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल जो है ना वो किसका होता है जी, जी सोडियम क्लोराइड का होता है, तो हम इसको सोडियम क्लोराइड ही कह देते हैं। देखिए जी, ये क्रिस्टल आपने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में जब आपने इसको डिसॉल्व किया, शुरू में क्या होगा, इस क्रिस्टल की सरफेस से सोडियम आयन निकलेंगे और कहां आ जाएंगे, सॉल्वेंट में। सोडियम आयन रिमूव होंगे और कहां आएंगे जी, सोडियम आयन सॉल्वेंट में। जबकि यहां से क्लोराइड आयन रिमूव होंगे और कहां आ जाएंगे जी, क्लोराइड आयन भी क्रिस्टल में। यहां भी क्लोराइड आयन कहां आ जाएंगे भाई, क्रिस्टल में। मतलब सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता जा रहा है।
अनटिल अनलेस एक वक्त ऐसा आएगा 36 ग्राम डिसॉल्व हो चुका, अब जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप ऐड करोगे, क्योंकि वो डिसॉल्व तो नहीं होगा, तो अब वो क्या करेगा, देखें एक्स्ट्रा सॉलिड सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है और सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है। तो होता यह है जितने सोडियम आयन डिसॉल्व होंगे उतने दोबारा वापस यहां पर डिपॉजिट भी होंगे। 10 सोडियम आयन डिसॉल्व हो रहे हैं, 10 वापस डिपॉजिट भी हो रहे होंगे। क्लोराइड आयन डिसॉल्व हो रहे हैं, वापस डिपॉजिट भी है। तो इसका मतलब है यहां पर दो तरह के प्रोसेसेस हो रही हैं, जिसको मैंने अभी बताया कि सॉल्यूट से सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन से दोबारा सॉल्यूट। सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाना डेसोल्यूशन कहलाता है, और सॉल्यूशन से सॉल्यूट का सेपरेट होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाना रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो डेसोल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं, जिसको हमने यहां पर लिखा हुआ है। देखें ये इक्विलिब्रियम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो सॉलिड सॉल्यूट बचता ही नहीं है, जितना सॉल्यूट आता है वो सारा डिसॉल्व हो जाता है, तो नो इक्विलिब्रियम विल बी देयर। जबकि इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर विल बी इक्विलिब्रियम। ओके, अपीयरेंस की बात करें तो इस केस में हम कहते हैं जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस यानी सॉल्यूशन जो है वो आपके पास यहां पर क्लियर सॉल्यूशन होगा, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हम कहते हैं जो सॉल्यूशन होता है इट बिकम क्लाउडी मडी सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट मौजूद होता है। ये जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट की वजह से इसका कलर जो है वो मड्डी हो सकता है, क्लाउडी कलर हो सकता है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्रिस्टलाइजेशन में इसका क्या फायदा है जी। क्रिस्टलाइजेशन में इसका फायदा ये है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इट इज यूज्ड टू फॉर्म क्रिस्टल इफ कूल्ड और इवेपोरेटेड। अगर हम क्या करें, इसी सॉल्यूट को हीटअप कर दें, सॉल्वेंट को सॉरी सॉल्यूशन को हीटअप करें, सॉल्वेंट यहां से इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्वेंट बोले यहां से इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्यूट है वो बाकी बच जाएगा। और ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसको ठंडा करने पर हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। ये हमने यहाँ बंसन बर्नर लगा दी है, बंसन बर्नर जो लगाया है उससे क्या होगा, सॉल्वेंट यहां से इवेपोरेट करना शुरू कर देगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूट बाकी रहेगा जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है जी जो आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है इट इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली इन क्रिस्टलाइजेशन। भाई जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका फिलहाल क्रिस्टलाइजेशन में इस्तेमाल नहीं है। हाँ, लैब में हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। तो खैर जनरल पर्पस के लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक और टॉपिक है एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। पहले तो ये देखें कि सॉल्युबिलिटी कहते किसे हैं। सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर आपने क्या करना है जी, आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिटरमिन करना है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं यहां पर एक सॉल्यूट है जो सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम पर 100 ग्राम पर ऑफ सॉल्वेंट होगी। इसी तरह से एक सॉल्यूट ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर 15.5 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 15.5 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। खैर यहां पर एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं, आप ये बुक में भी इसको देख सकते हैं। तो वहां से मैंने चंद एक की एग्जांपल ली है। देखें इस केस में क्या होगा, यहां पर पोटाशियम आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड का ग्राफ देखें, ये कहां से शुरू हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये 100 से अबव है, 150 से डाउन है, यानी 130 या 125 तकरीबन अप्रोक्सीमेट यहां से शुरू हो रहे हैं, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं इट बिकम एट मैक्सिमम लेवल। तो इसका मतलब है ये ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व शो कर, ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो याद रखें हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़े सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे जिनकी टेम्परेचर बढ़े सॉल्युबिलिटी कम होती है, बढ़ने की बजाय कम होती है, और कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से
नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूट हुए, कौन कौन से जी? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जी इसको लिख लें, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। दूसरी जो टाइप है दैट इज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है, और हम कहते हैं कि इस केस में सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ाएं टेम्परेचर कम करें उसका कोई असर नहीं होता। तो ये तीन तरह के हमारे पास टाइप्स आ गई। देखें, ऐसे सॉल्यूट्स जिनके बारे में हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो याद रखें ऐसे सॉल्यूट की जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव होती है। ये देखें, हीट ऑफ सॉल्यूशन एक नई टर्म मैंने यूज की, हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जाके बकायदा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना सुन लें, यानी ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनको हम अगर डिसॉल्व करें तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पहली टाइप हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होगी, जबकि सेकंड टाइप में हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, जबकि सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। नो चेंज इन हीट, हीट में कोई तब्दीली नहीं आती, तभी तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये याद रखें, इस केस में हम कह रहे हैं कि आपके पास यहां पर तीन तरह के जो साल्ट्स हैं, पहली टाइप जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, उसमें क्या कह रहे हैं जी? वो आपके पास हीट एब्जॉर्ब करने वाले सॉल्यूट्स हैं जब उनको हम डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में। और दूसरी टाइप कौन सी है जी? जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, वो एब्जॉर्ब करने की बजाय रिलीज करते हैं। तीसरी टाइप है नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी, यानी उनके केस में क्या होगा? कोई हीट चेंज नहीं होती। तो ऐसे इसके लिए हमारे पास तीनों के लिए एग्जांपल, पोटेशियम आयोडाइड फर्स्ट टाइम में से, सोडियम नाइट्रेट फर्स्ट टाइम में से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। HCl अमोनिया सेकंड टाइप में से हैं, इनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, नो डाउट गैसेस हैं लेकिन डिसॉल्व हो सकती हैं एट सम एक्सटेंट, जितनी भी डिसॉल्व थोड़ी बहुत डिसॉल्व होंगी, लेकिन जब डिसोल्यूशन करती हैं तो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। तो हमने कहा पहली दो टाइप, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली, और सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इस केस में हम कहते हैं यहां पर आपके पास सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी वहीं की वहीं, आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया 0 पर, 20 पर, 50 पर, 70 पर, 100 पर, नो इफेक्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट नहीं होता। हाँ, एक बात याद रखें कि टाइम ऑफ सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, यानी 100 डिग्री पर जो आप सॉल्यूट यानी साल्ट को डिसॉल्व करोगे जल्दी डिसॉल्व होगा, जबकि 0 डिग्री पर या 20 डिग्री पर डिसॉल्व करोगे तो